Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss rise of Japan after World War II. So let's proceed. जापान ने सरेंडर किया था यूएसए के सामने 1945 में जब हिरोशिमा एंड नागासाकी जैसे बड़े अटैक्स हुए जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। अब उस टाइम जो था जापान वाज इन एशेस, मतलब वहां पर स्टार्वेशन थी, डिस्ट्रक्शन थी, रिफ्यूज क्राइसिस थे। ऑलमोस्ट 4.2 मिलियन जो लोग थे दे लॉस्ट देयर होम्स। वहां पर इंडस्ट्रीज जो थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई थी, एजुकेशन सिस्टम खत्म था उस टाइम, ट्रांसपोर्ट जो थी, एवरीथिंग जो थी वो डिस्ट्रॉय थी और मिलियंस ऑफ पीपल जो थे उन्होंने यहाँ से माइग्रेट कर दिया। लेकिन इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद जो है वो जापान किस तरह से वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना, इस चीज पर बात करते हैं। 1945 के अंदर जब हमारे पास जापान ने सरेंडर किया तो अलाइड पावर्स ने ये डिसाइड किया कि यूएसए जो है वो होल्ड करेगा मेनलैंड ऑफ जापान और यूएसएसआर को भी कुछ जो है वो दी गई स्टेट्स और कुछ छोटे आइलैंड्स दिए गए फॉर ऑक्यूपेशन। लेकिन हम सिंपली कह सकते हैं कि यूएसएसआर हैड लिटिल और नो इन्फ्लुएंस ऑन जापान। हमारे पास डॉगलस मैकार्थर, इनको जो है वो अपॉइंट किया गया फॉर अलाइड सुप्रीम कमांडर फॉर अलाइड पावर्स और बाय यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने जो है इनको सिलेक्ट किया। ठीक है। अर्ली ईयर्स की बात करें या फिर यूएसए के पहले मोटिव की बात करें तो वो ये था कि जापान को डीमिलिटराइज किया जाए ताकि वो दोबारा वॉर ना कर सके। उसकी जो आर्म फोर्सेस थी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, मिलियंस ऑफ जापानीज जो ट्रूप्स थे उनको एक्सपेल कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे हिडायकी टोजो, उनको और उनके साथ जो टॉप 6 जापानीज लीडर थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको जो है वो डेथ सेंटेंसेस दी गई। G16 others were sentenced to life imprisonment। उसके बाद सेंट्रल टोक्यो ट्रायल हुआ जिसमें जो थे वो आउटसाइड ऑफ द जापान जो पैनल बैठा उसने ये डिसाइड किया कि 5000 जापानीज जो हैं वो भी गिल्टी हैं फॉर द वॉर क्राइम्स, लेकिन उसमें से जो थे 900 पीपल जो थे दे वर एग्जीक्यूटेड। हमारे पास जो एक मेजर पर्सन जो बचा वो था हिरोहितो जो थे एम्परर ऑफ जापान। उस टाइम जो है वो इनको छोड़ दिया गया क्योंकि जापानीज के अंदर ही वॉज अ गॉडली फिगर। उनको कहा गया कि अगर इन्हें पनिशमेंट दी जाएगी तो वो मजीद जापानीज के साथ जब वो कन्फ्लिक्ट होंगी, इस वजह से उनको छोड़ दिया गया। हम रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पोलिटिकल रिफॉर्म। यूएसए ये चाहता था कि जापान जो है वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री बने। इस वजह से उसने 10 अप्रैल 1946 को एक पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश किया जिसको डाइट कहा गया और शिगिरो योशिदा जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो रिफॉर्म आया वो है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ये एक राइट है फॉर वोट। इसमें ये कहा गया कि रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी, ठीक है, आप वोट कर सकते हैं। ये हमारे पास राइट ऑफ वोट है। ठीक है। देन 1954 के अंदर सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है वो उसको स्टैब्लिश किया गया। अब हम डिस्कस करेंगे सोशल रिफॉर्म्स को। सबसे पहला जो रिफॉर्म ये था कि पेट्रार्कल सिस्टम जो है उसको चेंज किया गया कॉन्जुगल न्यूक्लियर फैमिली के अंदर, कि अब जो है जो भी ऑल सेक्सेस हैं वो बराबर हैं, मेल्स एंड फीमेल्स हैं उनके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बर्थ कंट्रोल पर फोकस किया ताकि उस टाइम जो है वो जो इश्यूज चल रहे हैं, स्टार्वेशन के इश्यूज चल रहे हैं, उनके साथ डील किया जा सके। ठीक है। ताकि जो फूड इश्यूज हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद जो कंपल्सरी एजुकेशन है या इनिशियल जो एजुकेशन थी उसको इंटेंसिफाइड किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया और फॉर द हायर एजुकेशन जो है फैसिलिटीज रखी गई और प्लान्स किए गए और इन सारी चीज़ों पर जो है वो यूएसए सिस्टम जो था वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। ठीक है। इसके अलावा यूएसए जो था वो फ्री लोन्स दे रहा था। इसके अलावा जापानीज जो वर्कर थे उन्हें राइट दिया गया कि वो अब अपने लिए यूनियन जो है वो बना सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कि जापान की जो इकोनॉमी है वो किस तरह से रिफॉर्म हुई, वो किस तरह से राइज हुई। ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s जापान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो हाईएस्ट थी इन द वर्ल्ड। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जापान जो है वो एशियन इकोनॉमीज के लिए एक मॉडल है कि किस तरह से इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद जापान जो है वो राइज हुआ। सबसे पहला जो स्टेप जो यूएसए ने लिया वो था लैंड रिफॉर्म, कि लैंड लॉर्ड्स थे उनसे जो है वो जमीनें खरीदी गई और उनको सस्ते दामों में फार्मर्स को सेल कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था इकोनॉमी के राइज के लिए। उसके बाद जो ज़ेवेस्ट्रो सिस्टम था जापान का उसको खत्म कर दिया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद जो कोरियन वॉर्स थी
ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जापान की इकोनॉमी के राइज के लिए, क्योंकि उस टाइम जो हथियार ज़रूरत थी, जो जिन जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, वो जापान की इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री थी उसके बूम के लिए ये बहुत बड़ा एक रीज़न था और एक बड़ा स्टेप था। उसके अलावा जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कॉरपोरेशन थी उनकी पार्टनरशिप हुई। इसके अलावा इकोनॉमी जो थी पहले तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स तक थी, उसका जो प्रॉपर जो उसका जो कह सकते हैं डिपेंडेंट थी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन बाद में इवेंचुअली ये हुआ कि जो कंज्यूमर गुड्स थी वो डोमेस्टिक मार्केट में भी यूज होना शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट और कंपनीज जो थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो अपना फोकस जो अपना मेजर फोकस रखेंगे वो हम रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, हम ऑटोमोबाइल्स के ऊपर रखेंगे, ठीक है, और दूसरी व्हीकल्स के ऊपर, कैमरास के ऊपर, शिप बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। देन जी, क्योंकि जो पॉपुलेशन का जो रेट था, ग्रो रेट था, वो कम था, इस वजह से इन्वेस्टमेंट जो थी वो इजीली की जा रही थी। इसके अलावा ये फोकस किया गया कि क्वालिटी पर फोकस किया जाए थ्रू द टीम अप्रोच के थ्रू क्वालिटी पर फोकस किया जाए। इसके अलावा ये था कि क्योंकि जापानीज जो थे उनके पास सेविंग्स थी बैंक के अंदर, सो वो बैंक्स जो थे वो इजीली जो है वो इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। अब बात करते हैं जी दो मेजर रीजंस की जिसकी वजह से जो है आफ्टर 1960 इकोनॉमी बूम हुई। सबसे पहला है इनकम डबलिंग प्लान। अब ये प्लान जो था ये एक 10 ईयर्स का एक प्लान था जिसमें ये देखा गया कि सोशल सेफ्टी नेट जो है उसको एक्सपैंड किया जाए, ठीक है, जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको इंक्रीज किया जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। लेकिन इसके जो आउटकम्स थे वो विद इन 10 ईयर्स जो थे वो अचीव कर लिए गए, ठीक है। दूसरा जो था वो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये MITI जो है ये एक पावरफुल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और इसका जो मेन टारगेट था, इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि इंडस्ट्रीज जो स्टील की इंडस्ट्रीज हैं या शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्रीज हैं या केमिकल्स हैं या मशीनरी है उसकी जो है वो ग्रोथ जो है वो बढ़ाई जाए, ठीक है। सो ये जो है ये दो जो प्लान्स हैं, ये दो जो रीजंस है जिसकी वजह से आफ्टर 1960 जो जापान की इकोनॉमी जो है वो बूम की, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक एस्टिमेट देने के लिए राइज ऑफ जापान की 2 से 3 चीजें ऐड की हैं। सो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी जो कि डिक्रीज हुई थी 1946 में 27.6% तक, वो रिकवर हो गई थी 1951 तक, ठीक है। लेकिन 1961 तक ये राइज हो गई थी 350% तक, ठीक है। देन 1944 से 45 से 1973 तक जो जापानीज की इकोनॉमी थी उसको मेंटेन किया गया कि उसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट होगा वो नियरली 10% था, ठीक है, कि एनुअल ग्रोथ जिसकी हो रही थी वो 10% हो रही थी, ठीक है। इसके बाद जो 1965 के अंदर जो नॉमिनल जीडीपी थी वो थी 91 मिलियन डॉलर, जो कि 1990 के अंदर थी 1.065 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। सो आप इस एस्टिमेशन से जो है वो जापान का राइज देख सकते हैं। ऑब्वियसली इस तरह की डिस्ट्रक्शन के बाद जापान का राइज होना एक एस्टोनिशिंग चीज़ है और एक रिमार्केबल चीज़ है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।